ओके सो आज अपन रेडियो एक्टिविटी मेथड की बात करेंगे। सो बेसिकली अपन टू बुक्स को कवर करेंगे। एक जो कैरी ब्रुक की बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 कवर करेंगे, एंड देन आपका जो टेलफोर्ड की बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 कवर करेंगे। जितना पॉसिबल होगा वी विल ट्राई टू कवर दैट। ओके, आप लोग पढ़ के आए हो क्या रेडियो एक्टिविटी मेथड को? एनीवन? आपको ग्रुप में बोला था ना कि पहले क्लास से पहले एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ के आना। एनीवन कोई पढ़ के आया है क्या? यस और नो प्लीज। हेलो No, sir. अराबली, सनीधा। No, sir. Only one book I have read. विच बुक? It's a Kerala book. कैरी ब्रुक आपने पढ़ा? ओके। अराबली, सयोन दास, सर टेल फोर्ट से देखा है तो। जयंता, जयंत, मानी प्रसाद, शेफाली गिरी। एनीवन कोई पढ़ के आया हो? शेफाली आप पढ़ के आए हो क्या रेडियो एक्टिविटी मेथड? Yes, sir. दोनों बुक से पढ़ा क्या आपने? No, sir, only telephone. ओके, गुड गुड। तो जो पढ़ के आए हैं उनके लिए आई थिंक थोड़ा सा इजी रहेगा सेशन में, और जो नहीं भी पढ़ के आए तो इतना दिक्कत की बात नहीं है। क्लास के बाद में आप लोग कोशिश करना कि कैरी ब्रुक का चैप्टर नंबर 10 और टेलफोर्ड को भी रिवाइज करो। बेसिकली क्या है, टेलफोर्ड के अंदर डिटेल में दिया हुआ है, टेलफोर्ड की बुक का ही शॉर्ट समरी आपको कैरी ब्रुक की बुक में मिलेगा। ओके, सो पहले अपन कैरी ब्रुक वाली बुक जो है उसको देखते हैं उसमें क्या क्या कंटेंट है, एंड देन वी विल गो on to the Telford book. Okay, so let me share my screen first. Is it visible to you? Yes or no please? Yes, sir. Okay, so आपको चैप्टर नंबर 10 दिख रहा होगा ना, रेडियो एक्टिविटी मेथड। सो लेट मी नो नाउ इट इज क्लियर और नॉट। Yes, sir, it is. ओके ओके, सो अभी अपन चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। बेसिकली चैप्टर नंबर 10 का कंटेंट देख लेते हैं पहले, क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर। चैप्टर नंबर 10 है रेडियो मैट्रिक सर्वे। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, रेडियो एक्टिविटी मेथड क्या है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके कौन से हैं वो अपन यहाँ पे बात करेंगे। रेडियो एक्टिव डीके कौन से हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है, गामा रेज क्या होती है, इन सब का डीके प्रोसेस क्या होता है, राइट। रेडियो एक्टिव डीके का जो एक्सपोनेंशियल लो है उसकी अपन बात करेंगे। देन रेडियो एक्टिव मिनरल्स कौन से हैं, अपने अर्थ के अंदर ऐसे कौन से मिनरल्स है बेसिकली जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, उसकी अपन यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट कौन से अपन ने डिजाइन किए हैं, जिनको अपन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो अपन ने डिजाइन किए जिससे अपन रेडियो एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, राइट। सो आप लोगों ने एमएससी के अंदर पढ़ा होगा, राइट। गाइगर काउंटर होता है, गाइगर मूलर काउंटर, सिंटिलेशन काउंटर का नाम सुना होगा, गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ये एक नया नाम होगा आपके लिए, रेडोन इमेनोमीटर, राइट। तो इसकी अपन बात करेंगे। तो बेसिकली ये 4 टाइप्स है, 4 है जो बेसिकली अपन रेडियोमेट्रिक सर्वे में काम में लेते हैं। जब आप एज ए जियोफिजिसिस्ट बन जाओगे और जब आप फील्ड पर जाओगे तो इन 4 मेथड्स को आप बेसिकली काम में लेने वाले हो। 4 इंस्ट्रूमेंट को काम में लोगे इन ऑर्डर टू मेजर द रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद अपन फील्ड सर्वे की बात करेंगे। जब आप फील्ड पे जाओगे तो किस टाइप से आप सर्वे करोगे, एंड देन कौन से एग्जांपल्स है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ रेडियोमेट्रिक सर्वे। ओके, सो कंटेंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? बीच बीच में आप यस और नो बोलते रहे ना, ताकि मुझे पता रहेगा कि आप लोग सो तो नहीं रहे हो ना। यस और नो प्लीज। ये कंटेंट क्लियर है क्या आपको? कौन से टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं रेडियोमेट्रिक सर्वे के अंदर? सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, देन रेडियो एक्टिव डीके की बात करेंगे, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके की बात करेंगे। देन कौन से मिनरल है अर्थ के अंदर जो प्रेजेंट है उसकी अपन बात करेंगे। देन इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं मेजरमेंट के, गाइगर काउंटर, सिंटिलेशन काउंटर, गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर एंड रेडॉन इमेनोमीटर। देन अपन फील्ड सर्वे पे चलेंगे। अपन कुछ देर के लिए अज्यूम करेंगे कि अपन जियो फिजिसिस्ट बन गए हैं और किस टाइप से फील्ड सर्वे करेंगे उसकी अपन यहाँ पे बात करेंगे, एंड देन कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो प्लीज। Yes, sir.
ओके, सो वी आर मूविंग इनटू द डिटेल ऑफ द चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं, राइट। सो बेसिकली यहां से अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट है। नाउ विजिबल है क्लियरली, देखिएगा रेडियोमेट्रिक Yes. सर्वे, राइट। सो अपना चैप्टर नंबर 10 रहने वाला है, रेडियोमेट्रिक सर्वे के ऊपर बेस्ड रहेगा। उसके अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं। यहाँ से इस मेथड के ऊपर मुझे लग रहा है आपके प्रीलिम्स के अंदर 3 to 4 क्वेश्चंस बनेंगे, राइट। 3 to 4 Hello. क्वेश्चन का मतलब, हेलो। Sir, your voice is very much down. ओके, क्या सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है? No, So sir. it's audible, but we are not getting it correctly. ओके ओके, नेहा, बाकी सब लोगों के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है क्या ये? No issue, sir. नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है सयोन दास? यस सर, क्लियर है। ठीक, अब थोड़ा वॉइस इंक्रीज करने की जरूरत है क्या, बताओ। ठीक ठीक सुनाई दे रहा है। नेहा, एक बार आप अपना या तो नेटवर्क एक बार चेक कर लो, अदरवाइज आई विल ट्राई टू स्पीक लाउडली, ओके। Okay, okay. अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो आप बीच में बता देना, ओके। देन थोड़ा सा अपन एडजस्ट कर लेंगे। ओके, सो अपन सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं। ओके, सो मैं आपको बता रहा था कि ये जो टॉपिक है आपका रेडियोमेट्रिक का जो टॉपिक है, उसमें से आपके 3 to 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। और प्रीलिम्स का जो एक क्वेश्चन रहेगा वो अप्रोक्स 2.5 मार्क्स का रहेगा। सो 2.5 इंटू अगर आप 4 करोगे तो एटलीस्ट आपके 10 मार्क्स जो प्रीलिम्स के हैं वो ये इस टॉपिक से कवर अप हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे बुक से तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, राइट। तो इससे अलग कुछ नहीं आएगा, इसी चैप्टर में से क्वेश्चन बनेगा। पहली बार पढ़ो इस बुक को, कुछ भी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। पेंसिल हमेशा जब भी पढ़ो तो पेंसिल अपने साथ में रखो, बुक पर जब भी पढ़ो। पहली बार जब पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगे ना कुछ टॉपिक ऐसे अंडरलाइन करने वाला है, उसको अंडरलाइन कर लो, फिर उसको दोबारा पढ़ो कि ये सच में इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो उसको रबर से इरेज कर दो, और जो इंपॉर्टेंट है उसको रखो, राइट। सो बेसिकली क्या होगा इस वे में, जब आप 3 से 4 बार इस चैप्टर को रिवाइज कर लोगे तो जब भी आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, आप बुक का ये चैप्टर खोलोगे और जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी, जो वन लाइनर क्वेश्चन होगा, वो आपका पेंसिल से टिक किया हुआ होगा, नीचे अंडरलाइन किया हुआ होगा। तो आपको की पॉइंट पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ओके, सो इस तरह से आप कर सकते हो। सो देखो बेसिकली अपन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हैं। Surveying of radioactive material has become important over the last few decades because of the demand for nuclear fuel. So basically अपने को न्यूक्लियर फ्यूल की डिमांड है। यहाँ पे देखो रेडियोमेट्रिक सर्वे इज employed in the search for deposit necessary for this application and also for non-radiative deposits associated with radioactive element। ये ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से जो जो मैं आपको ये पूरा ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट जो की कंसेप्ट होगा उसको अपन ऐसे सर्किल करते चलेंगे, तो आपको एक आइडिया रहेगा। एसोसिएटेड विद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं? टाइटेनियम है, जिर्कोनियम है। तो ये इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। रेडियोमेट्रिक सर्वे आर यूज इन जियोलॉजिकल मैपिंग। ये ध्यान रखना कि इसका यूज किस किस में है। बेसिकली ये जब अपन पूरा चैप्टर को रिव्यू कर रहे हैं, ये अपने लिए हेल्पफुल तब होगा जब आप प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस की तैयारी कर रहे होगे, क्योंकि मेंस के अंदर क्वेश्चन बनेगा आपका कि रेडियोमेट्रिक जो मेथड है उसके एप्लीकेशंस बताओ। तो आपको पता रहेगा जियोलॉजिकल मैपिंग के अंदर उसका एक एप्लीकेशन है, राइट। तो इसकी पॉइंट ध्यान में रखना है अपने को। जियोलॉजिकल मैपिंग एज डिफरेंट रॉक टाइप कैन बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द डिस्टिंक्टिव रेडियो एक्टिव सिग्नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जियोलॉजिकल मैपिंग के अंदर अपन रेडियोमेट्रिक सर्वे को काम में लेते हैं। रीजन क्या है उसका काम में लेने का, कि जो जितनी भी डिफरेंट रॉक्स जो एग्जिस्ट कर रही है नेचर के अंदर, सबका रेडियो एक्टिव सिग्नेचर अलग अलग है। रेडियो एक्टिव सिग्नेचर का क्या मतलब है? सबका हाफ लाइफ अलग है, सबका डीके कांस्टेंट अलग है, राइट। जब भी अपन रेडियो एक्टिव मेथड की बात करेंगे तो दो टर्म को अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन 100% यहाँ से बनेगा, डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ दोनों में रिलेशन क्या है, राइट। डीके कांस्टेंट मीन लाइफ से कैसे रिलेटेड है, हाफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, हाफ लाइफ क्या होती है, डीके कांस्टेंट क्या होता है, दोनों की यूनिट ध्यान में रखना है। इज इट क्लियर? यस और नो? यस और नो प्लीज। नेहा, अभी आवाज क्लियर आ रही है क्या? Yes, sir. ओके ओके, अभी अगर आप देखते हैं, देर आर इन एक्सेस 50 नेचुरल अकरिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप, बट यहाँ से ये अपना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट इन रेडियोमेट्रिक एक्सप्लोरेशन।
यूरेनियम, थोरियम एंड देन पोटेशियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में बनने वाला है कि कौन से रेडियोमेट्रिक ये आइसोटोप्स हैं जो अपने रेडियोमेट्रिक सर्वे में काम आते हैं, प्रिंसिपल मोस्ट कौन से। तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो यूरेनियम 238 है, एक आपका थोरियम 232 है एंड देन पोटेशियम 40 है। ओके, सो ये 3 आपको आइसोटोप ध्यान में रखने हैं हमेशा के लिए जब भी आप रेडियोमेट्रिक सर्वे की बात कर रहे हो। ये क्वेश्चन आप प्रीलिम्स के अंदर आएगा, मेंस के अंदर भी बहुत बार काम आएगा। मेंस में कोई भी क्वेश्चन आता है ना आपका रेडियोमेट्रिक सर्वे से रिलेटेड, तो ये लाइन जरूर लिख के आओ कि कौन से प्रिंसिपल इंटरेस्ट के रेडियो एक्टिव मटेरियल है, कौन से आइसोटोप्स है। तो एक तो यूरेनियम 238 रहने वाला है, एक थोरियम 232 रहने वाला है एंड देन पोटेशियम 40 रहने वाला है। ओके, उसके बाद देखो क्या है। ओके, सो यूरेनियम एंड थोरियम इंपॉर्टेंट है अपना, पोटेशियम भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो क्या है। ओके, सो ये 3 इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम 238, थोरियम 232 एंड पोटेशियम 40। इन्हीं की बात करेंगे अपन बार बार इस चैप्टर के अंदर, इन 3 मटेरियल्स की बात करेंगे। तो इनको अपने नोट्स के अंदर लिख लेना कहीं पे, यूरेनियम 238, थोरियम 232 एंड पोटेशियम 40। ओके, उसके बाद देखो क्या है, रेडियोमेट्रिक सर्वे आर लेस वाइडली यूज्ड देन अदर जियोफिजिकल मेथड। ये आप रहने दो। उसके बाद यहाँ आ जाओ आप। तो आपको ये समझ में आया क्या, जो अपने चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या कवर हो रहा है कि इसका यूज किस में है, जियोलॉजिकल मैपिंग में है, और जियोलॉजिकल मैपिंग में यूज क्यों है ये समझ में आया क्या आपको। क्योंकि डिफरेंट रॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, डीके कांस्टेंट अलग है, हाफ लाइफ अलग है, क्योंकि डिफरेंट रॉक डिफरेंट रेडियो एक्टिव मटेरियल कंटेन रखता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो प्लीज। Yes, sir. तो इंट्रोडक्शन से एक ये क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि यूरेनियम 238 कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूरेनियम 238, थोरियम 232 एंड पोटेशियम 40। तो ये 2 क्वेश्चन है यहाँ से जो आपके प्रीलिम्स में बन सकते हैं। उसके बाद देखो अपना रेडियो एक्टिव डीके का प्रिंसिपल क्या है बेसिकली। उसके अंदर देखोगे एलिमेंट हुज एटॉमिक न्यूक्लियाई कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर टर्म्ड एज आइसोटोप। तो यहाँ से आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को 3 नाम आपको पता होगा। These are used for carbon dating or what, sir? मतलब like that carbon dating, but here something else dating. सॉरी अराबली, अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए एक बार, क्या बोल रहे हो आप? हेलो अराबली, You are not audible here, sir. आवाज आ रही है क्या अराबली? हेलो, इज माय वॉइस ऑडिएबल और नॉट? Yes, sir. Voice is audible. वॉइस आ रही है ना? अराबली कुछ पूछ रहे हो क्या आप? एक बार दोबारा से पूछना, समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन। I think he was asking it is related to carbon dating or not something. या कार्बन डेटिंग भी रिलेटेड है, कार्बन डेटिंग से भी आपका एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट। ओके, कार्बन डेटिंग की भी अपन बात करेंगे। ओके, जो अपन जियो फिजिकल मैपिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे कार्बन डेटिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, और भी कोई डाउट हो आपको तो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए, अदरवाइज चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। Yes, sir. No. Try to generate. ओके, सो अभी देखो उसके बाद में क्या, हाँ यहाँ से आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्रीलिम्स का। जो पेपर 1 है जो जियो, ये जो आपका जनरल साइंस का पेपर है, और जो पेपर 2 है जियो फिजिक्स का, दोनों में ये क्वेश्चन बन सकता है। आइसोटोप, ओके, आइसोटोन एंड देन आइसोबार। एनीवन कोई बताएगा तीनों में क्या डिफरेंस है? एंड देन मिरर न्यूक्लियाई की बात करेंगे अपन। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा 101%। Isotope, sir. आइसोटोप सर सेम एलिमेंट का होता है, लेकिन आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट का होता है, जहाँ पे मास नंबर हमारा सेम रहता है। ओके, एनीवन एल्स? सर आइसोबार्स जो होते हैं उसके अंदर मास नंबर जो है वो सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो एडिशन है वो सेम होना चाहिए। आइसोटॉप्स आर दोज जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो रहा है पर उनके अंदर जो एटॉमिक मास है वो वेरी करता है, जैसे कि हाइड्रोजन। तो उसके अंदर 1h1, 1h2, 1h3 होता है। और आइसोटोन्स जो होते हैं उसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो वो आइसोटोन्स होते हैं। ओके, तो क्लियर हुआ सबको? देखो जो आइसोटोप है, आइसोटोप में क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई जिनका प्रोटॉन नंबर सेम है, पी से प्रोटॉन, आइसोटोप, प्रोटॉन नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग है, तो उसको अपन आइसोटोप बोलेंगे।
सो आपका मेन काम ये रहेगा, जब भी आप नोट्स बनाओगे तो इन चारों की डेफिनेशन लिख लेना, वो इन चारों के कुछ कुछ एग्जांपल्स लिख लेना अपने नोट्स के अंदर। आइसोटोन के अंदर देखो लास्ट में एन आ रहा है, दैट मींस इसमें न्यूट्रॉन नंबर सेम रहने वाला है, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो सकता है। आइसोबार का मतलब होता है कि एटॉमिक मास नंबर जो है वो सेम रहेगा, ए नंबर सेम रहेगा। ओके, एंड देन मिरर न्यूक्लियाई क्या होता है, एनीवन? हेलो सनिधा देवसिया, आवाज आ रही है क्या? सयोन दास आवाज आ रही है क्या? हेलो, यस और नो प्लीज। सर मिरर न्यूक्लियाई वो होते हैं जिसको मास नंबर सेम होते हैं, लेकिन एक का प्रोटॉन नंबर मतलब थोड़ा एग्जाम्पल बताते हैं, 15 नाइट्रोजन 7 और 15 ऑक्सीजन 8। ये जो दो एलिमेंट है, इसका प्रोटॉन नंबर नाइट्रोजन का 7 है और ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन नंबर 7 है। और ओके ऑक्सीजन का जब प्रोटॉन नंबर 8 है तो नाइट्रोजन का न्यूट्रॉन नंबर 8 है, तो इन दोनों एलिमेंट को मिरर न्यूक्लियाई कहते हैं। ओके ओके, गुड सोमापाल। बेसिकली मिरर न्यूक्लियाई में क्या होता है, एक न्यूक्लियाई का प्रोटॉन नंबर दूसरे न्यूक्लियाई के न्यूट्रॉन नंबर के इक्वल होता है, हाँ, इक्वल वैसे होता है। इंटरचेंजेबल होता है। ओके, सो इन चारों की डेफिनेशन अपने नोट्स में रखना, एंड देन चारों के कुछ एग्जांपल्स रखना। तो ये आपका पेपर 1 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड देन पेपर 2 के अंदर रेडियो एक्टिव मेथड पे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ओके, इज इट क्लियर? यस और नो प्लीज। अब यस ऐसे सर। चुप मत रहा करो, यस और नो बोल दिया करो, वरना ऐसे लगता है कि म्यूट होके और आप सो गए। ये सोने का ही टाइम होता है, आई थिंक, खाना खा के, और है ना। सो यस और नो बोल दिया करो बीच बीच में। उसके बाद देखो क्या है इसके अंदर। सो अपन ने आइसोटोप की बात की, आइसोटोप क्लियर हुआ आपको, आइसोटोन भी क्लियर हुआ, आइसोबार भी क्लियर हुआ, एंड देन मिरर न्यूक्लियाई भी आपको क्लियर हुआ, राइट। फिर उसके बाद देखो दे आर फ्रॉम द सेम एलिमेंट, ये ठीक है। उसके बाद देखो क्या है इसमें, हाँ ये देखो क्या सर्ट, क्योंकि ये इनका सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे, सर्टेन आइसोटोप्स आर अनस्टेबल एंड ओके। सो ये चीज आपको पता है ना कि दो टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है। स्टेबल न्यूक्लियाई इसका मतलब वो इनफाइनाइट टाइम तक स्टेबल रहेगा। अनस्टेबल न्यूक्लियाई इसका मतलब उसमें कुछ स्टेबिलिटी की कमी है, स्टेबिलिटी की कमी है तो वो क्या करेगा, इधर उधर भटकेगा ना, वंडरिंग करेगा, तो वो किसी में डिके हो जाएगा। यही जो प्रोसेस है वही अपना रेडियो एक्टिव डिके की प्रोसेस है, राइट। सो अपन क्या हो रहा है, बेसिकली सर्टेन आइसोटोप ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल है एंड में डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं स्पॉन्टेनियसली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछेगा तो ये टर्म ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियस। ये जो डिके हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, बाहर से कोई कर नहीं रहा है उसको, जो बाहर से कर देगा ना उसको कोई, तो वो तो अलग हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन वाली रिएक्शन पे चला जाएगा। ये जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस हो रही है अपने आप, टू फॉर्म द अदर एलिमेंट। ओके, तो ये आपको न्यूक्लियर डेफिनेशन क्लियर है क्या रेडियो एक्टिव डीके की? यस और नो प्लीज। सर रेडियो एक्टिव डिके भी एक तरीके का फ्यूजन ही है ना? हाँ, बट ये जो नॉर्मल बेसिकली स्पॉन्टेनियस है, वो जो होता है वो इंड्यूस होता है, इसमें अपन न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं ना, न्यूट्रॉन इंसिडेंट यस करते हैं। सर। यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो प्लीज। Yes, sir. यस सर। ओके ओके, उसके बाद देखो क्या है, द डिसइंटीग्रेशन इज अकम्पनीड बाय द इमिशन ऑफ। अब ये जो डिसइंटीग्रेशन होगा जब कोई रेडियो एक्टिव जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो जब रेडियो एक्टिव डीके करेगा, तो उसके बाद 3 पॉसिबिलिटी है डीके होने की। तो यहाँ से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, क्या क्या निकल जाए, अल्फा पार्टिकल निकल जाए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट, कि हीलियम न्यूक्लियाई बेसिकली अल्फा पार्टिकल होता है क्या, हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, इसको 2He4 बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल हीलियम का एटम नहीं होता है, क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, जिसको आप डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम भी बोल सकते हो। इज इट क्लियर? He++ जिसको आप बोल सकते हो, He++। ये क्लियर हुआ क्या आपको? हीलियम का जो एटम है उसमें से जब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दोगे, जब जो न्यूक्लियस बचेगा जो डबली आयनाइज्ड है उसको अपन हीलियम, इसको अपन अल्फा पार्टिकल बोल रहे हैं। ये क्लियर हुआ क्या? यस और नो प्लीज एक बार। यस सर। ओके ओके, सो अब देखो ये आपकी प्रोसेस है, कोई भी न्यूक्लियाई है,
कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, जब वो हीलियम अल्फा पार्टिकल का इमिशन करेगा तो देखो अल्फा पार्टिकल जो है उसका एटॉमिक नंबर 2 है, उसका मास नंबर 4 है। जब ये निकल गया तो उसमें 2 की कमी आ जाएगी, जो अपना जो डॉटर बचेगा ना न्यूक्लियाई, और मास नंबर में 4 की कमी आ जाएगी। तो ये कंसेप्ट क्लियर है ना आपको? यहाँ से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा, इस 2 4 के कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ रही है ना चीजें? तो ये की कंसेप्ट है, इनको ध्यान में रखना। उसके बाद देखो बीटा पार्टिकल में क्या हो रहा है। बीटा पार्टिकल जो है बेसिकली ध्यान रखना, बीटा पार्टिकल है क्या? बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है, विच में बी इमिटेड when a neutron split into a proton and a electron during certain disintegration। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हो गई यहाँ से। बीटा पार्टिकल कैसे निकलता है? इलेक्ट्रॉन, ये जो एक न्यूट्रॉन है बेसिकली, एक न्यूट्रॉन का स्प्लिट हो रहा है, किसके अंदर स्प्लिट हो रहा है? एक प्रोटॉन के अंदर स्प्लिट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर स्प्लिट हो रहा है, और एक एंटी न्यूट्रिनो के अंदर स्प्लिट हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपन बीटा पार्टिकल बोल रहे हैं, राइट? इज इट क्लियर? सो बेसिकली देखो, द प्रोटॉन जो है रिमेन विद इन द न्यूक्लियस। जो डिके हो गया, डिके होने के बाद ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन बाहर भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। जो न्यूक्लियस है उसी के अंदर रहेगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और जो ये एंटी न्यूट्रिनो ये बाहर चले जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका रिएक्शन है, यहाँ पे गिवन है, राइट? एक थोड़ा सा डिले हो रहा है क्या आवाज में और वीडियो में, जो लिखने के अंदर? सर ठीक है सर, मैनेजेबल। ओके, सो थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना। ओके, सो पेरेंट न्यूक्लियाई है, उसमें से बीटा पार्टिकल निकल गया, देन आपका एक डॉटर न्यूक्लियाई बच गया। तो ये ध्यान रखना, डॉटर न्यूक्लियाई में +1 हो गया। ये +1 क्यों हुआ, कोई बताएगा? एनीवन? बताओ, अराबली? वन न्यूट्रॉन ब्रेक्स डाउन, या एक जो न्यूट्रॉन है वो एक प्रोटॉन वन में न्यूट्रॉन ब्रेक्स डाउन इनटू वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज कंजर्वेशन हुआ है सर इसके अंदर, तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ा है, इसीलिए फिर आपका जो एटॉमिक नंबर है उसमें +1 हुआ है। +1 हो गया, राइट? ये तो बात हुई जब आपका बीटा माइनस डीके हुआ। इसी तरह से जब बीटा प्लस डीके होगा उस केस में क्या होगा नेहा? सर जब बीटा प्लस डीके होगा उसके अंदर एक न्यूट्रॉन जो है वो नहीं सर, उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डीके होता है। उसके अंदर एक बताओ क्या होता प्रोटॉन, है? एक न्यूट्रॉन और एक ओके, सो वन प्रोटॉन इट, हाँ E+, और इसके साथ सर न्यूट्रिनो निकलेगा। ऐसा ही कुछ होता है। दिस, यस सर, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज इन द बीटा प्लस डीके। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन की कमी हो रही है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। यस ये सर। क्लियर हुआ सबको? सेवनदास, शेफालीगिरी, सोमापाल, सनीदा देवसिया, राखी, क्लियर है क्या सबको? यस सर। बेसिक चीजें है ना, ये बेसिक से ही क्वेश्चन बनेगा आपका प्रीलिम्स में। तो ये चीजें कंसेप्ट ध्यान में रखना। तो अभी तक अपन ने अल्फा की बात की, अपन ने बीटा की बात की, अब अपन बात करते हैं गामा रेज की। तो क्वेश्चन बनता है गामा रेज है क्या? बेसिकली गामा रे प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये ध्यान रखना। रिलीज्ड फ्रॉम द एक्साइटेड न्यूक्लियाई, एक एक्साइटेड न्यूक्लियाई से निकलता है ड्यूरिंग द डिसइंटीग्रेशन। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी इन एक्सेस ऑफ अबाउट, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ध्यान में रखिएगा। गामा रेज अप्रोक्स 10⁻16 हर्ट्ज का होता है। और एक्सरे से डिफर किस में करेगा? एक्सरे और गामा रे में फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फर्क है, दोनों की दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सरे एंड द गामा रे? तो किस चीज में फर्क है, राइट? तो ये ध्यान रखने का, फ्रीक्वेंसी में फर्क है, डिफर फ्रॉम द एक्सरे ओनली बीइंग इन द हायर एनर्जी। गामा रेज की एनर्जी ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ओके? तो उस वजह से इसके अंदर फर्क है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो क्या है इसमें। उसके बाद देखो, इन एडिशन टू, ये जो 3 प्रोसेस तो होगी ही होगी, उसके अलावा एक प्रोसेस और होती है। सम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है उनमें एक डिफरेंस और होती, एक प्रोसेस और होती है जिसको बोलते हो के कैप्चर। सो एनीवन, किसी को आइडिया है के कैप्चर क्या होता है? कोई बताएगा? लेट मी आस्क टू सोमापाल। सोमापाल, हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ बताइए, के कैप्चर क्या होता है? सर एक बीटा पार्टिकल कैप्चर को, बीटा पार्टिकल लाइक E- कैप्चर करता है कोई एलिमेंट, उसको के कैप्चर कहते हैं। एनीवन हाँ, एल्स? ये जो इक्वेशन। ओके, गुड सोमापाल। सेयोनदास, आप बताओगे अच्छे से क्या होता है कि कैप्चर? सर एक इनर सेल से एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। गुड गुड गुड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसमें क्या होता है?
एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर मोस्ट, तो ये भी एक कंसेप्ट ध्यान रखना, कौन से सेल से आ रहा है, के सेल से आ रहा है, बेसिकली के एल एम एन सेल होते हैं ना, तो मोस्ट प्रोबेबल सेल है के सेल। ओके, सो ये भी ध्यान रखना। तो एक इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द के सेल इंटर कर जाता है इनटू द न्यूक्लियस, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक एटम है, एक न्यूक्लियस है, उसी के अंदर का एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। तो वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होते ही क्या हुआ, बेसिकली जो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन था उसके साथ इलेक्ट्रॉन ने इंटरेक्शन कर ली, एक न्यूट्रॉन बन गया और एक न्यूट्रिनो बन गया, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, एक प्रोटॉन जो था वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, एक प्रोटॉन नंबर में कमी आ गई, और प्रोटॉन नंबर में कमी आ गई, दैट मीन जेड की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू कितनी हो गई। समझ में आ रहा है आपको n-1 क्यों हुआ यहाँ पे, यस और नो प्लीज। यस सर, बट जैसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे अल्फा पार्टिकल कौन सी फोर्स की वजह से होता है, बीटा पार्टिकल कौन से फोर्स की वजह से होता है, तो सर हम के कैप्चर के अंदर कौन सा फोर्स यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? ओके बताओ, एनीवन आइडिया बताओ, के कैप्चर में कौन सा फोर्स यूज करेंगे। अच्छा क्वेश्चन पूछा नेहा आपने, आई थिंक प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि अल्फा पार्टिकल और यस बीटा सर। पार्टिकल में कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, राइट। तो पहले बताओ अल्फा पार्टिकल में कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, ओके। एंड देन बीटा पार्टिकल में, सर उसके अंदर इलेक्ट्रो वीक फोर्स, हाँ वीक फोर्स लगता है, सॉरी गुड, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ओके। गामा रेज के अंदर, सर गामा रे के अंदर गामा, सर उसका आइडिया नहीं है गामा का। बाकी बताओ एनीवन, के कैप्चर में कौन सा फोर्स लगता है, नेहा एनी गेस। सर यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है, क्योंकि प्रोटॉन्स का जो मतलब अगर वो बहुत टाइटली बाउंड न्यूक्लियस है और बहुत टाइटली बाउंड एटम है, तो हो सकता है कि प्रोटॉन्स बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लें, पर उसके लिए इलेक्ट्रॉन को बहुत हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, न्यूक्लियर बैरियर को क्रॉस करने के लिए। ओके ओके गुड, वो एनीवन एक एल्स। क्वेश्चन थोड़ा दिमाग में है कि ऐसा कैसे होता है। ओके, एनीवन एल्स, कोई बताएगा की कैप्चर प्रोसेस। ओके, सो आप, अच्छा क्वेश्चन, आप इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना पहले, ओके, थोड़ा सा ट्राई करना अपनी तरफ से फाइंड आउट करने की चीजों को, ओके। मजा आएगा इस प्रोसेस के अंदर। बेसिकली क्या होगा, जब आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, आप कुछ बुक को गो थ्रू होगे, कुछ आप गूगल पे सर्च करोगे, तो इनडायरेक्टली आपके 4 और 5 और कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, राइट। गेटिंग माय ओके पॉइंट। ओके तो आप पहले यस खुद सर इसके यस। ऊपर वर्क करना, बाकी सब लोग भी ट्राई करना इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की। आंसर मिले ना मिले डजेंट मैटर, बेसिक चीज है आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझ में आई और उस प्रोसेस के अंदर क्या आप कुछ नया भी सीखे। गेटिंग माय पॉइंट। आपको 4 और 5 नए कंसेप्ट मिलेंगे वहां पे, ओके। इज इट क्लियर, यस सर। यस और नो प्लीज। एक बार यस और नो बोल दिया करो, कोई दिक्कत आती है क्या यस नो बोलने में, एनर्जी यस सर। रिलीज होती है क्या आपकी, अल्फा बीटा पार्टिकल रिलीज हो जाते हैं क्या प्रोसेस में, यस और नो बोलने में। एनीवन, सयोन दास। यस सर, क्लियर है। ओके ओके, उसके बाद देखो क्या है इसके अंदर, रेडियो एक्टिव डिके में लीड टू दैट फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल एलिमेंट और ए फर्दर रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट विच इटसेल्फ अंडरगोज डिके। तो ये एक तो आप ये इक्वेशन ध्यान में रखना, सबको पता है ना, आप सबको अपने एमएससी किया हुआ है, एमएससी फिजिक्स की हो चाहे एमएससी जियो फिजिक्स किए हुए हो, ये इक्वेशन आपने 11th क्लास में भी पढ़ी है ना, n इक्वल्स टू n नोड एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी, ये आपका एक डिके का कर्व बनता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनने वाला है एग्जाम के अंदर, तो उसको ध्यान में रखिएगा क्या क्या क्वेश्चन बनता है। देखो पहली बात तो ये ध्यान में रखो, एन क्या है, नंबर ऑफ एटम आफ्टर सम टाइम टी के ऊपर कितने रिमेनिंग बचे, और एन नोड आपका इनिशियल नंबर है, ये ध्यान रखना। लैम्डा बेसिकली यहाँ पे डी के कॉन्स्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा। ये जो डी के कॉन्स्टेंट है वो हर पार्टिकल एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको कोई लेड का मटेरियल दे दिया, तो चाहे आपका लेड कहीं पे भी रखा हुआ हो, चाहे किसी कितनी भी क्वांटिटी में हो, 100 ग्राम हो, 200 ग्राम हो, 300 ग्राम हो, किसी भी टेम्परेचर पे रखा हुआ हो, 20 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस, किसी भी प्रेशर पे रखा हुआ हो, उसका डीके कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। लैम्डा डीके कांस्टेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्टिकुलर मटेरियल एलिमेंट। यहाँ से आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा।
इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके, सनीता कुछ बोल रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो सनीता, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्या क्वेश्चन है आपका। ओके, सो आई थिंक उसके शी इज बाद देखो सेइंग कि जो के कैप्चर है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, वो वीक फोर्स की वजह से होता है। शी टाइप दैट इन द ओके ओके सनीता, एनी रीजन फॉर दैट आप देना चाहोगे वीक फोर्स का? हाँ सही, अपना अपना ऐसे माइंड लगाओ कि कौन सा फोर्स हो सकता है, बट उसके पीछे का लॉजिक भी पता होना चाहिए। सनीता, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आप चैट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद देखो हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट, हाफ लाइफ कैसे डिफाइन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा आपके प्रीलिम्स में, डीके कांस्टेंट में बन सकता है, हाफ लाइफ पे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सो इसको अपन ध्यान में रखेंगे। हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन फॉर एन नोट टू डिक्रीज बाई हाफ वैल्यू। हाफ लाइफ जो है वो वेरी करेगी 10⁻⁷ सेकेंड से। इसके लिए तो ये प्रीलियम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका हाफ लाइफ कितना है पोलिनियम 84 का, और 10⁻13 इतना मेगा ईयर्स तक वेरी करता है ये, इसके लिए लेड के लिए। तो ये प्रीलिम से क्वेश्चन हो गए आपके, इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। पोलिनियम के लिए कितना है, लेड के लिए कितना है, लेड का जो 82204 आइसोटोप है। उसके बाद देखो यहाँ तक क्लियर है ना सब चीजें? यस और नो प्लीज? यस सर। ओके ओके। उसके बाद देखो क्या है, ये थोड़ा सा आपका जियो फिजिक्स से रिलेटेड पोर्शन है, जियोलॉजी से रिलेटेड पोर्शन बोल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या गिवन है देखो, इस डायग्राम को 2-3 बार देखना तो समझ में आएगा। रिलेटिव अबेंडेंस दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। रावली कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ सर, बोल रहे थे सर, ऐसा होता है कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी एलिमेंट इज टू डिके, राइट सर? कैन द यस, डिके बी रिवर्स? मतलब कि ऐसा नहीं है कोई एलिमेंट मतलब गेन कर ले मास, वो मास छोड़ता ही है, मतलब क्या बोले, पार्टिकल्स जो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसमें से कोई पार्टिकल हमेशा छोड़ेगा ही। कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि वो गेन कर ले। आर्टिकल को गेन करके और फिर डिके हो जाए, ऐसा पूछ रहे हो क्या? वो भी ठीक है, लेकिन गेन कर ले यूं ही बैठे बैठे जैसे है ना, यूं ही बैठा हुआ है, मतलब अगर हम उसको ऐसे छोड़ दें तो वो अपने आप गेन कर ले, ऐसा नहीं हो और सकता है। और गेन करके उसी स्टेट में रहे, ऐसा कुछ बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, ये भी ठीक तो है। हाँ, तो वो उस केस में डीके नहीं होगा फिर। ओके, डीके का, वो डीके की डेफिनेशन में नहीं आएगा, उसको कुछ और बोल सकते हैं अपन। सर ओके, आई ऐसा थिंक दैट होता ही है इज सर कोई आस्किंग कि एलिमेंट जैसे के साथ? डीके होता है वैसे फ्यूजन हो सकता है क्या? हाँ हाँ, फ्यूजन हो सकता है, हाँ राइट राइट। सर वो फ्यूजन कैन आई की आंसर दिस डेफिनेशन। क्वेश्चन? या नेहा, श्योर श्योर। ओके, सो सर जब फ्यूजन होता है तो दो प्रोटॉन आकर मर्ज होते हैं, कोई भी दो न्यूक्लियाई आके मर्ज होंगे, है ना? अगर हम चाहते हैं कि वो पड़े पड़े ऐसा करें, ये इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन जब बहुत ज्यादा पास आएंगे तो वो कुलम्बिक रिपल्जन कर रहे हैं, और आप उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा हाई है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन से। तो ये करवाने के लिए हमें इमेंस अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ताकि बहुत ज्यादा स्पीड से वो दोनों आकर के एक दूसरे से टकराएं और मर्ज हो जाएं। इसीलिए फ्यूजन की रिएक्शन के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और इसीलिए फ्यूजन जो है वो सन पर हो रहा है, और अगर हमें अर्थ पर वो पॉसिबल करवाना है तो हमें बहुत ज्यादा हीट चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उसके लिए। इसीलिए कभी भी कोई भी स्पॉन्टेनियसली फ्यूज नहीं हो सकता, स्पॉन्टेनियसली डिके जरूर हो सकता है। गुड नेहा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। रावली, क्लियर हुआ आपको? हाँ सर, वो यही सोच रहे थे कि एनर्जी का वो मतलब गेम है कि अगर एनर्जी हाई रहे सराउंडिंग में तो हो सकता है, हाँ मतलब तब इन हो सकता जनरल जो नॉर्मल टेम्परेचर में शायद नहीं होगा, जैसा कि यस सर, हमें 10⁻⁹ केल्विन के अराउंड टेम्परेचर चाहिए उसके लिए। है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी जो लास्ट 2-3 मिनट में जो डिस्कशन हुआ अरावली और नेहा के बीच में, वहां से प्रीलिम्स के 2 to 3 क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। एनीवन कोई बताएगा कौन से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं? अपना लॉजिकल माइंड लगाओ और बताओ मेरे को। सयोन दास?
हेलो सेवन दास, यस सर। हम्म। बताइए कौन सा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है अभी जो नेहा ने आंसर दिया उसके अंदर, प्रीलिम्स के अंदर कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ दिमाग में आ रहा है? सर कुछ ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन से प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो सकता है अर्थ में? ओके, एनीवन एल्स? सनीधा देवसिया? ओके, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज। ओके, शेफाली गिरी, सोमापाल, सर आप एक बताइए। क्वेश्चन हाँ पूछिए पूछिए। सर एक क्वेश्चन हो सकता है कि सन्स की जो एनर्जी है उसका सोर्स क्या है, वो न्यूक्लियर फ्यूशन है। ये वाला एक क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन हो सकता है, वेरी गुड। उसके अलावा आकांक्षा? यस सर, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्पॉन्टेनियसली फ्यूजन हो सकता है या नहीं हो सकता, और ओके, टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है, गुड प्रोटॉन प्रोटॉन गुड, ये एक जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन बनता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फ्यूजन होने के लिए कितना मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, राइट? ये पूछा जा सकता है। और दो न्यू प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, राइट, कौन सा फोर्स लगेगा जब वो पास में आएंगे, राइट? एक तो कुलाम्बिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, उसके अलावा जो एकदम पास आ जाएंगे तब आपका न्यूक्लियर अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो प्लीज। तो जब भी यस आपके सर। दिमाग में कोई डाउट आए पूछा करो, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे अपने प्रीलिम्स के अंदर। ओके, सो उसके बाद देखो ये जो डायग्राम है उसके बारे में आपको बता रहा था मैं कि ये जो डायग्राम बेसिकली बता क्या रहा है। देखो ये बता रहा है आपको रिलेटिव अबेंडेंस किसका, और फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इन डिफरेंट रॉक टाइप। अर्थ के अंदर जितनी भी रॉक्स एग्जिस्ट कर रही है उसमें अभी अभी अपन ने देखा कि अर्थ के अंदर मेनली 3 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, सोमापाल बताइए। रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूरेनियम, अर्थ के थोरियम, अंदर मेन कौन से मेन 3 कौन से, यूरेनियम, थोरियम एंड पोटेशियम। पोटेशियम। तो यूरेनियम, थोरियम एंड पोटेशियम जो है वो मेन आइसोटोप्स है, मेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। तो अर्थ के अंदर जितनी भी रॉक्स है उसके अंदर यूरेनियम का पोर्शन कितना है, पोटेशियम कितनी क्वांटिटी में है, एंड देन थोरियम कितनी क्वांटिटी में है, वो सब आपको ये डायग्राम बताएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फॉर एग्जांपल के लिए समझो कि मोनोजाइट रिच रॉक है तो उसके अंदर हाईएस्ट परसेंटेज होगा थोरियम का। अगर आपका कोई ये फेल्डस्पार रिच पेगमेटाइट है तो उसके अंदर पोटेशियम का ज्यादा कंटेंट होगा। इस टाइप की चीजें हैं। ये सब क्लियर है क्या आपको? यस और नो? तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, तो इसको कर लोगे ना डायग्राम को? हाँ ना सर बोलिए। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो रॉक्स होती है ना, जैसे किसी के अंदर सिलिकॉन अगर ज्यादा है तो उसका स्पेसिफिक नेम होता है, जैसे जिसके अंदर आयरन ज्यादा है उसका कुछ स्पेसिफिक नेम होता है। तो सर ये हम कहाँ से स्टडी कर सकते हैं? ओके ओके, इसका अभी मेरे को आइडिया नहीं है। ओके, आप एनीवन किसी को आइडिया है कहाँ से अपन स्टडी कर सकते हैं? एनीवन जियो फिजिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट? अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली। यहाँ से टर्मिनोलॉजी अपने को पता होना चाहिए ना, कैसा कैसा बनता है। अच्छा, सो नेहा थोड़ा सा वर्क करना है इसके ऊपर, गूगल पे सर आई सर्च करना। थिंक ये हाँ आकांक्षा बोलिए। सर आई थिंक ये ज्योग्राफी की बुक में मिल जाना सर ज्योग्राफी की बुक में मिल जाना चाहिए, लाइक जैसे कि कोई मिनरल है पर्टिकुलर, उसके रॉक्स का नाम जो होता है, उसके जो बहुत सारे ओर्स होते हैं ना डिफरेंट, तो उनके नेम ही होते हैं। तो आई थिंक ज्योग्राफी की बुक में मिल जाना चाहिए सर, तो मेरे ख्याल ओके, से 9th और 10th की ज्योग्राफी। 9th और 10th में मिनरोलॉजी का जो चैप्टर है उसके अंदर तो नहीं है आई थिंक। ये जैसे फेल्ड्स्पार है ना, फेल्ड्स्पार रिच जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर सिलिकन वाले भी होते हैं, मतलब वो सिलिकलाइट्स भी होते हैं। तो वो स्पेसिफिक उनके टर्मिनोलॉजी होती है, तो उसकी वजह से उनके मैग्नेटिज्म वेरी करते हैं। क्योंकि जैसे आयरन है तो आयरन के लिए मैग्नेटिज्म वेरी करेगा। और जैसे सर इसमें रेडियो एक्टिविटी है, स्पेसिफिकली क्योंकि हम रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें थोरियम और पोटेशियम और यूरेनियम है, तो सर फिर उसके अंदर आपका अलग, मतलब आप स्पेसिफिक टाइप की रॉक्स पढ़ रहे हैं, तो वो हमें फिर वहां दिक्कत आती है फिजिक्स बैकग्राउंड की वजह से।
सो आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करना, मैं भी कोशिश करता हूँ अगर कुछ मटेरियल मिलेगा। ओके, और ओके सर। ओके, कुछ भी पता चले आप व्हाट्स ग्रुप में शेयर कर देना, नेक्स्ट क्लास में ओके अपन डिस्कस भी कर लेंगे। ओके ओके, सर, और मैं ज्योग्राफी की बुक्स भी चेक कर लूंगी एक बार। हाँ, ओके 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 सर, थैंक ओके। सो ये डायग्राम आप लोग देख लेना, समझ में आ गया ना बेसिकली इस डायग्राम में क्या गिवन है, ये क्लियर हुआ आपको कंसेप्ट? यू। यस सर। एनीवन एल्स, एनी डाउट यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, सो उसके बाद देखो क्या है इसमें। ओके, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, देखो प्रीलिम्स के अंदर नीचे लिखा हुआ है, ये देखो, ये ध्यान रखना, ये ऊपर से चल रहा है ना, कोई कौन सा वाला टॉपिक चल रहा है, द फैक्ट दैट डीके कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ से चलो इसको, द फैक्ट दैट डीके कांस्टेंट्स आर एक्यूरेटली नोन, अपने को जितने भी डिफरेंट रॉक्स हैं, जितने भी डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, उन सबका डीके कांस्टेंट पता है साइंटिस्ट वगैरह को। और मेन चीज क्या, अनअफेक्टेड बाय एक्सटर्नल कंडीशन। अभी अभी अपन ने बात की ना कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल का डीके कांस्टेंट, तो वो एक्सटर्नल कंडीशन से इफेक्ट नहीं होगा। एक्सटर्नल इफेक्ट कौन से हैं, बी इट टेम्परेचर, बी इट प्रेशर, एनी केमिकल कंपोजिशन। तो ये जो है ये अपना बेसिस है ऑफ रेडियोमेट्रिक डेटिंग। रेडियोमेट्रिक डेटिंग का बेसिस क्या है कि अपने को पता है कि जितने भी आइसोटोप्स है उनका डीके कांस्टेंट कितना है, और डीके कांस्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट का, वो एक्सटर्नल कंडीशन पे फर्क नहीं पड़ेगा उससे, टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल कंपोजिशन से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा उसको हैंडल करने में आपको आसानी होगी इस कंसेप्ट के थ्रू। उसके अलावा यहाँ से एक आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा इस लाइन से, इसको देखना ध्यान से, द रेडियो एक्टिव इमिशन है वेरी डिफरेंट पेनेट्रेशन पावर। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे पेनेट्रेटिंग पावर, डिफरेंट पेनेट्रेटिंग पावर होती है। एनीवन बताओ कि अल्फा, बीटा एंड गामा में से पेनेट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है? आकांक्षा, नमो गामा। या अरावली, बताइए। सर गामा की सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है ना सर, इसलिए उनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा हाई होगी सर। ओके, और वो सबसे ज्यादा और सबसे कम किसकी देन होगी? एक्सरे की, और एक्सरे की अपन बात नहीं कर रहे हैं, वो मतलब यहाँ पे अल्फा, बीटा उससे कम और सर, उससे कम। उससे कम किसकी होगी? ओ, तो क्या ये रिलेशन ठीक है क्या? अल्फा की सर। ये एक ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर गामा की, उससे कम पेनिट्रेशन पावर बीटा की, और उससे कम पेनिट्रेशन पावर अल्फा की। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर क्या होती है, एनीवन? लेट मी आस्क टू सयोन दास। हेलो सयोन दास, बताइए आयनाइजेशन पावर क्या होती है? सर एक एटॉम की लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम जो के लिए एनर्जी जितनी एनर्जी चाहिए वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, राइट। तो फॉर एग्जांपल कोई अल्फा पार्टिकल किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, और मीडियम के पार्टिकल को आयनाइज करने की कैपेसिटी कितनी है उसके पास, समझ पा रहे हो? कोई अल्फा पार्टिकल किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, और उस मीडियम में जो पार्टिकल्स है, जो एटम्स है, उनके इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइज करने की कैपेसिटी कितनी है उसमें, तो वो होती है उसकी आयोनाइजेशन पावर। और पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, कोई भी मीडियम है उसको कितना डेप्थ, कितना दूर तक उसको पेनिट्रेट कर पा रहा है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि, हाँ कुछ बोल रहे हो क्या नेहा? नो सर। ओके ओके, सो एक चीज ध्यान रखना कि आयोनाइजेशन पावर पेनिट्रेशन पावर का जस्ट इनवर्स होता है, कि पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा गामा की, फिर बीटा की, देन अल्फा की। आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा अल्फा की होगी, उससे कम बीटा की होगी, उससे कम गामा की होगी। तो यहाँ से आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक बताइए यस और नो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा पार्टिकल आर इफेक्टिवली स्टॉप्ड बाय, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो एक सीट ऑफ पेपर से स्टॉप हो जाएगा, बीटा पार्टिकल आर स्टॉप्ड बाय ए फ्यू मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम,
and gamma rays are only stopped by several centimeter of flat. तो ये डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा आई थिंक, है ना? एक पेपर की सीट है, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल जा रहा है, बीटा पार्टिकल जा रहा है और गामा पार्टिकल जा रहा है। ये गामा को थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, राइट? अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल जा रहा है। ये पेपर की सीट है, ये एल्यूमिनियम की सीट है और ये आपका लेड है। ऐसा डायग्राम देखा है क्या किसी ने? अल्फा पार्टिकल जाएगा, पेपर की सीट से रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा है, वो बहुत जल्दी एनर्जी रिलीज कर देता है। पेनिट्रेशन पावर उसकी कम है, तो इसी से रुक जाएगा। बीटा पार्टिकल पेपर की सीट को तो पार कर जाएगा, बट एल्यूमिनियम की सीट पे जाके रुक जाएगा। गामा जो है बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है, पेपर को भी पार कर जाएगा, एल्यूमिनियम सीट को भी, अंदर लेड से भी कुछ हद तक डिवाइड हो जाता है, पार कर जाता है। ये डायग्राम देखा है किसी ने? एनीवन? यस सर। सो ये क्लियर है ना आपको चीजें यहाँ से, पेनिट्रेशन पावर और इस सब में रिलेशन? Yes. ओके, जब भी कोई डाउट आए यू कैन आस्क। ओके, उसके बाद देखो क्या है, इन एयर अल्फा पार्टिकल कैन ट्रेवल नो मोर देन ए फ्यू सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा, एक कंसेप्ट बनता है प्रीलिम्स का, एयर के अंदर अल्फा पार्टिकल कितनी डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है, तो फ्यू सेंटीमीटर ऑप्शन आएगा, फ्यू सेंटीमीटर, फ्यू मिलीमीटर, फ्यू मीटर, फ्यू किलोमीटर, ऐसा ध्यान रखिएगा। बीटा पार्टिकल ओनली फ्यू डेसीमीटर, देन गामा रे कैन ट्रेवल हंड्रेड्स ऑफ मीटर। तो ये ध्यान रखिएगा। अल्फा पार्टिकल दस कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन रेडियोमेट्रिक सर्वे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका प्रीलिम्स का, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। बेसिकली समझने की कोशिश कीजिए क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल जो है दस कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन द रेडियोमेट्रिक सर्वे एंड बीटा पार्टिकल only in the ground survey, only gamma rays can be detected in the airborne survey। तो सबको ये पता है क्या कि अपन जो सर्वे करते हैं, जियो फिजिकल सर्वे करते हैं जियो मैग्नेटिक मेथड में, इसमें तीन टाइप से करते हैं, मेराइन सर्वे, ग्राउंड सर्वे, एयरबोर्न सर्वे। तीनों में डिफरेंस पता है क्या? एनीवन? हेलो, Yes, sir. बताइए सोमापाल, क्या डिफरेंस है तीनों में, ग्राउंड सर्वे, मेराइन सर्वे, एयरबोर्न सर्वे में? ग्राउंड सर्वे में हम अर्थ की क्रस्ट में सर्वे करते हैं और मैरीन सर्वे में ओशियनिक पार्ट में सर्वे करते हैं और एयरबोर्न सर्वे में हम एटमॉस्फेयर के अंदर सर्वे करते हैं। ओके ओके ओके, गुड गुड। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये अपने को ऐसे बोला है, जूम करो कि ये अपनी अर्थ की सरफेस है। ओके, यहाँ पे अर्थ की सरफेस है और ये ऊपर जाके एटमॉस्फेयर है, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि अर्थ की सरफेस के अंदर, अर्थ के अंदर कोई रेडियोमेट्रिक मटेरियल है जहां से अल्फा निकल रहा है, बीटा निकल रहा है, गामा निकल रहा है। तो अल्फा पार्टिकल जो है उसकी आयोनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा है, पेनिट्रेशन पावर उसकी बहुत कम है, तो ये अर्थ की सरफेस तक आते आते रुक जाएगा। तो जब भी अपन कोई ग्राउंड पे अपन कोई भी सर्वे करेंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट लेके चलेंगे, तो ग्राउंड पे वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? जब तक अल्फा पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंचेगा ही नहीं तो अपन उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। और वही अगर आप एक हेलीकॉप्टर पे जाके सर्वे कर रहे हो तो अल्फा पार्टिकल ग्राउंड तक ही नहीं पहुंचा तो आपका जो हेलीकॉप्टर है वहां तक तो कैसे पहुंचेगा? तो बेसिकली अल्फा को अपन डिटेक्ट नहीं कर सकते, ग्राउंड सर्वे में भी डिटेक्ट नहीं कर सकते और अपन एयरबोर्न सर्वे में भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। बीटा पार्टिकल है, ग्राउंड को पेनिट्रेट कर जाता है तो अपन उसको ग्राउंड सर्वे पे काम में ले सकते हैं, ग्राउंड सर्वे में बीटा पार्टिकल को डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप हेलीकॉप्टर लेके जाओगे तो आप बीटा पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर की हाइट तक जाते जाते उसका सारी एनर्जी शट डाउन हो जाएगी, राइट? उसके बाद जो गामा पार्टिकल है उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है, वो तो पार कर जाएगा, तो उसको आप एयरबोर्न सर्वे में काम में ले सकते हो। तो यहाँ से अगर आपको कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा तो कर दोगे ना? यस और नो प्लीज? कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। हेलो, यस और नो तो बोलिए ताकि कुछ पता चले। सर रेडियोमेट्रिक सर्वेइंग जो है वो कहाँ पर की जाती है? कहाँ पर की जाती है इन द सेंस? सर जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ग्राउंड सर्वे के लिए हम बीटा पार्टिकल्स को यूज करेंगे, गामा रे को हम यूज करेंगे एयरबॉर्न सर्वेस के लिए, और इसमें लिखा हुआ है कि आप अल्फा पार्टिकल को नहीं यूज कर सकते हो रेडियोमेट्रिक सर्वे के लिए, मतलब रॉक्स के सर्वे के लिए जो रेडियोमेट्रिक जो रेडियो एक्टिव डीके करती हैं। राइट। सो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है वो मैं नहीं समझ पाया। हाँ, तो सर क्वेश्चन यही था कि जैसे ये जो बोल रहे हैं द लाइन अल्फा पार्टिकल्स दस कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन रेडियोमेट्रिक सर्वेज,
इज यही कि रेडियोमेट्रिक सर्वे जो है वो दोनों तरीके से होते हैं, ग्राउंड भी और एयरबॉर्न भी। ओके तो हम इन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर सकते रेडियोमेट्रिक सर्वे में, अल्फा हाँ पार्टिकल्स को। हाँ हाँ तो अगर सर कोई एलिमेंट है जो अल्फा पार्टिकल से डिके होता हो, मतलब उसमें अल्फा डिके होता हो, तो फिर हम उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे किसी भी रॉक में? राइट, उसको अपन डायरेक्टली ग्राउंड से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो अपने को वेल लॉगिंग पे जाना पड़ेगा। वेल लॉगिंग का नाम सुना है क्या? ओ गड्ढा यस खोद सर, के और यस फिर सर, जाना। यस। ओके तो ओके वहां से ओके उसको कवर अप, ओके, वो ओके। ब्रांच भी एक है, उसको भी अपन, वो शायद हो गया होगा ना आपका क्लास, पवन सर ने करवाया था ना? हाँ सर, उन्होंने बताया था कि कहाँ कहाँ से क्या क्या रीड करना है। ओके ओके, फिर डाउट आएगा तो दोबारा से उसकी क्लासेस ले लेंगे। ओके, उसके बाद देखो देर आर 3 रेडियो एक्टिव सीरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों सीरीज आप ध्यान में रखिएगा। रेडियो एक्टिव की जो 3 सीरीज है, यूरेनियम एंड थोरियम की है। 3 सीरीज किस किस की है? यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 238 और थोरियम 90 232। यहाँ से प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बनेगा 100%। ओके, सो ध्यान रखिएगा। ऑल दीज डीके इवेंचुअली टू ए स्टेबल आइसोटोप ऑफ लेड। जब भी ये डीके होगा, डीके के बाद में लेड में कन्वर्ट होगा। बेसिकली क्या होगा, यूरेनियम 92 जो 235 है, वो बेसिकली आपका लास्ट में कहाँ जाएगा? लेड में जाएगा। तो क्वेश्चन बनता है कि इस प्रोसेस को पूरे में जाने में कितने अल्फा पार्टिकल निकले, कितने बीटा पार्टिकल निकले। ऐसा क्वेश्चन देखा क्या आपने? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए क्या? यस सर। हेलो, तो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिला वहां पे? यस सर, कि अगर कोई डीके है तो उसमें कितने अल्फा पार्टिकल्स होंगे, कितने बीटा पार्टिकल्स होंगे, और मतलब गामा तो पूछते ही नहीं है वो। तो नेहा ने देखे, बाकी सब लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर देखे क्या? लेट मी आस्क वन बाय वन। आकांक्षा अग्रवाल, यस सर, देखिए। तो आपको मिला ऐसा कुछ क्वेश्चन? हाँ सर, सर मतलब प्रीलिम्स के अंदर है। आकांक्षा, नामदेव, राबली, आपने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं देखे, एक दो ही देखे थे, इसमें बहुत से नहीं सारे तो मिला। है ही नहीं ना प्रीवियस ईयर, 3 सालों के ही तो पेपर है अपने पास। सिर्फ देखे थे, देखे थे। हाँ, तो उनको जरूर देखना, वहां से आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलने वाला है। राइट, सयोन दास, शेफालीगिरी, सोमापाल, आप लोगों ने भी देखे क्या? अगर नहीं देखे तो प्लीज उनको जाके देखिएगा। ये तो अपना एक वो बना लो, एक दिल्ली का शेड्यूल बना लो कि 1 to 2 आवर्स तक आपको डेली यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर, गेट फिजिक्स का पेपर, गेट जियो फिजिक्स का पेपर, और अगर और भी ज्यादा एडवांस में करो तो यूपीएससी का जो मेंस का जो पेपर है आपके जियो साइंटिस्ट का, 1 to 2 आवर एवरी डे उनको दो। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपका। प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, मेंस में हेल्प करेगा, इंटरव्यू में हेल्प करेगा। आंसर नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो। क्वेश्चन को पहले समझो, क्या पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। आंसर, आप आंसर तक पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो। एग्जैक्ट आंसर मिले कोई बात, मिले या नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, बट उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में अगर आपको 4-5 कंसेप्ट और भी क्लियर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। एक क्वेश्चन देखो क्या है, अपनी बुक्स के अंदर जाओ, एनालाइज करो कि कहाँ पे कौन से चैप्टर में इसका आंसर मिल सकता है। ट्राई टू ओके फाइंड आउट दैट। सो इस वे में आप कवर करोगे, देन इट विल बी इजीली हो जाएगा हैंडल। ओके, सो अभी कैपेसिटी है क्या आपके पास और कवर करने का इसको, और पढ़ना चाहोगे? यस सर। बताओ, बाकी सब लोग बताओ, यस और नो। बोर हो गए तो बताओ, नींद आ रही है तो बताओ, कंटिन्यू चाहते हो तो बताओ, वट एवर यू वांट। आकांक्षा, सुनीता देवसिया, बाकी सब लोग, बाकी सब लोग नहीं चाहते क्लास हो? राइट, अराबली, हम तो सो के उठे सर अभी जस्ट, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके ओके, उसके बाद देखो क्या इसमें, दीज ऑल डीके इवेंचुअली स्टेबल न्यूक्लियर आइसोटोप। ओके, उसके बाद ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रख लेना कि जो पोटेशियम 40 है, जो अपना मेन आइसोटोप है रेडियो एक्टिव मिनरल में, 89% ऑफ पोटेशियम डीके बाय बीटा इमिशन। ये ध्यान रखिएगा, 89% पोटेशियम डीके होता है बीटा डीके के थ्रू कैल्शियम में, 11% डीके होता है आर्गन में बाय द के कैप्चर। यहाँ से आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद देखो थर्ड टॉपिक क्या है इसके अंदर, रेडियो एक्टिव मिनरल्स। अर्थ के अंदर कौन से रेडियो एक्टिव मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं,
एवरी रेडियो एक्टिव मिनरल्स में कितना क्वांटिटी में यूरेनियम है, कितनी क्वांटिटी में थोरियम है, कितनी क्वांटिटी में पोटेशियम है, क्योंकि तीन ही ये आइसोटोप है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स बट द मोर कॉमन आर गिवन इन द टेबल। यहाँ पे आगे एक टेबल गिवन है, वहां पे अपन चलेंगे अभी, तो वहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। द नेचर ऑफ मिनरल इन विच द रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज फाउंड इज इररिलेवेंट फॉर द डिटेक्शन पर्पस। प्रोस्पेक्टिंग ये कोई इतना काम का नहीं है अपना, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। मेंस के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से प्रीलिम्स के अंदर भी बन सकता है क्वेश्चन। तो जो टेबल 10.1 है इनको अच्छे से कवर करना। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि आपको आइसोटोप्स देखो, अपने बेसिकली तीन आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है, पोटेशियम, दूसरा कौन सा है, थोरियम, और तीसरा कौन सा है, यूरेनियम। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि पोटेशियम के मिनरल कौन से हैं नेचर के अंदर, और वो कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, उनका अकरेंस कहाँ कहाँ पे है। थोरियम के मिनरल कौन से हैं एंड देन उनका अकरेंस कहाँ पे है अर्थ के अंदर। यूरेनियम के मिनरल कौन से हैं देन अकरेंस कहाँ पे है इन तीनों का। सो ये आपको याद करना पड़ेगा। ऑर्थो क्लास एंड माइक्रो क्लास, इनको फेल्ड्सपार, ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा, आप इसको कोशिश करना याद हो जाए, तो जितने भी याद हो जाए बेटर है। ओके, सबका मेंस के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, तो अगर याद होगा तो बेटर रहेगा। ओके, उसके बाद देखो क्या है इसमें, ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ जाओगे ना, अच्छे से अगर इसको फील कर लोगे, तो प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन कवर कर पाओगे प्रीवियस ईयर का, और हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन बने। देखो क्या क्वेश्चन है, एनर्जी स्पेक्ट्रम। बेसिकली ये जो डायग्राम है वो आपको बता रहा है एनर्जी स्पेक्ट्रम किस किस का, पोटेशियम का, यूरेनियम का एंड थोरियम का, एंड देयर मेजरमेंट विंडो, कहाँ कहाँ पे उसको अपन मेजर कर पा रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है उसमें एक्स एक्सिस पे आपको एनर्जी गिवन है, एनर्जी आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वाई एक्सिस पे आपके पास देखो क्या है, रिलेटिव काउंट रेट लॉग स्केल के अंदर है। ओके, तो इस डायग्राम को आप अच्छे से देखो। देखो आई थिंक यहाँ से ज्यादा बेटर क्लियर हो पाएगा ये, लेट मी चेक दैट। देखो अभी ज्यादा क्लियर दिख रहा है क्या डायग्राम, यस और नो प्लीज। यस सर। अभी क्लियर है ना। देखो इसके हाँ। अंदर क्या यस सर। है, एक्स एक्सिस पे आपको एनर्जी गिवन है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ओके, एंड देन वाई एक्सिस पे आपको रिलेटिव अबेंडेंस गिवन है। ओके ओके, अब देखो क्या है, जैसे अपन एक पहले को लेके चलते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं, थोरियम की बात करें, थोरियम 232, अलग अलग काउंट रेट है अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे। जब थोरियम की एनर्जी यहाँ से देखो, जब 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.57 ऐसे करके 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चल रहा है, तब तक इनकी काउंट रेट डिफरेंट डिफरेंट है। ये दिख रही है ना, कोई काउंट रेट है, डिफरेंट डिफरेंट काउंट रेट्स है। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट इनकी काउंट रेट्स है। उसके बाद इसी तरह से आपको यूरेनियम के बारे में दिया हुआ है, यूरेनियम 238 का डिफरेंट डिफरेंट काउंट रेट्स है। ऐसी पोटेशियम 40 की डिफरेंट डिफरेंट काउंट रेट्स है। अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से समझोगे तो प्रीलिम्स आपका जो मेंस का एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ये डायग्राम ड्रॉ करना, ये ग्राफ बनाना होता है उसमें, राइट, तो वो आप अच्छे से कवर कर लोगे। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है इसी ग्राफ के ऊपर, तो उसको भी आप कवर कर जाओगे। तो देखो बेसिकली इसमें क्या है, देखो यहाँ पे ऊपर आपको कुछ विंडोज दी हुई है, ये पोटेशियम की विंडो है, ये आपकी यूरेनियम की विंडो है, ये आपकी थोरियम की विंडो है। ऐसा क्यों बोला है इसको, ये देखो आप। तो अब पोटेशियम का डायग्राम देख पा रहे हो क्या, पोटेशियम के डायग्राम के अंदर देखो, इस रीजन के अंदर एक पीक आई है, पीक दिखाई दे रही है क्या, सडन पीक इस रीजन के अंदर, यस और नो प्लीज। यस सर। पोटेशियम का यस। जो काउंट रेट का कर्व है उसमें इस रीजन So you're not audible. So
हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। आई थिंक बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था. ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग दिस अगेन. आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. इज इट विजिबल नाउ? यस सर। ओके, सो बताओ कहाँ तक आपको आवाज आई थी? कहाँ पे? सर अबाउट के विंडो कि ये जो पीक है वो शो कर रही है हाँ, सो आई वाज इंटेंसिटी ऑफ। हाँ, ये क्या शो कर रही है बताइए. सर काउंट रेट ऑन द सिंटिलेशन काउंटर आई थिंक। ओके, ये शो कर रहा है कि हाई काउंट रेट है. और हाई काउंट रेट क्या शो कर रहा है बताओ. अज्यूम करो कि आप एक जियो फिजिसिस्ट हो. आप किसी फील्ड पे गए सर्वे करने. एक इंस्ट्रूमेंट लेके गए जीएम काउंटर, जहाँ पे कुछ मेजरमेंट हो रहा है. आपको अचानक से हाई काउंट रेट मिली किसी जगह पे, वो क्या शो करेगा? कि सर वहाँ पे पोटेशियम की क्वांटिटी ज्यादा है। गुड गुड, उसका मतलब वो जहाँ पे जिस जगह पे आप खड़े हो उसके नीचे पोटेशियम की क्वांटिटी ज्यादा है, राइट? यस। गेटिंग माय पॉइंट. तो ये जो पोटेशियम की विंडो है यहाँ पे इस रीजन के एनर्जी रीजन के अंदर आपको पोटेशियम की क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी. उसके अलावा इसी तरह से एक यूरेनियम की भी विंडो है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो यहाँ पे. उसी तरह से एक थोरियम की भी विंडो है यहाँ पे. तो ये डायग्राम क्लियर हुआ क्या आपको? एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, और ये पीक्स क्या शो कर रही है. बाकी जैसे ये जो इधर वाली चीजें है ना, ये याद नहीं हो तो जरूरी नहीं है. मेन चीज है ये पीक्स वाली चीजें याद रखनी है आपको. कहाँ कहाँ पे पीक्स आ रही है, कौन से एनर्जी इंटरवल में ये पीक्स आ रही है. और किसका काउंट रेट सबसे ज्यादा है? थोरियम नीचे है, यू पोटेशियम एंड देन ये थोरियम, यूरेनियम एंड देन पोटेशियम. बताओ इस डायग्राम में कोई डाउट है तो आपको. यस और नो प्लीज. हेलो. सर जैसे इसमें जो काउंट रेट की इंटेंसिटी है वो पोटेशियम के लिए सबसे ज्यादा है, यूरेनियम के लिए उससे कम और थोरियम के लिए उससे कम। तो सर इसका कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है एग्जाम में कि ऐसा क्यों होता है, या फिर इस तरह, या फिर रिलेटिव अबंडेंस, या फिर इसका क्या रीजन हो सर सकता ड्यू है? टू द अब्यूंडेंसी ऑफ द सर, लेकिन सॉरी अरावली, वापस बोलिए, क्या बोले? आवाज नहीं आई आपकी अच्छे से. सर उन्होंने हेलो. शायद अबंडेंस रीजन दिया है। दैट मीन्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? एनीवन एल्स? कोई आइडिया है जो नेहा ने क्वेश्चन पूछा? आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दैट. ओके नेहा, जो क्वेश्चन पूछा है उसको थोड़ा सा देखना क्या रीजन हो सकता है इसका, आपको मिले. बाकी सबको भी किसी को मिले तो नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, राइट? ओके। ओके. सो बाकी डायग्राम क्लियर है क्या आपको? यस सर। ओके ओके. सो यहाँ से जो आपका प्रीलिम्स का क्या क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ पे आपको गिवन होगा कहीं पे, देखो. लेट मी चेक. प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये बनेगा कि पोटेशियम की जो विंडो है वो कौन से स्पेसिफिक एनर्जी रीजन में है. यूरेनियम की विंडो कौन से स्पेसिफिक रीजन में है. थोरियम की विंडो किस रीजन में. ये जो पीक आ रही है ना, इसे एक पर्टिकुलर एनर्जी है, आगे आपको मिलेगा. तो वहां से आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा. ओके, अभी देखेंगे अपन. उसके बाद देखो क्या है इसमें, इंस्ट्रूमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग रेडियो एक्टिविटी. सेवरल टाइप्स ऑफ डिटेक्टर आर अवेलेबल. रुको वापस करते हैं इसको, सर रोटेट एक करते क्वेश्चन हैं. था। हेलो। हाँ पूछिए. सर एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में। द बैकग्राउंड गामा रे स्पेक्ट्रम इनसाइड मासिव कॉन्क्रीट शील्डिंग शोज अ प्रोमिनेंट 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाइन। तो सर ये क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से आया हुआ है, पर गामा रे स्पेक्ट्रम से आया हुआ है कि हाँ अगर गामा. 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपको कहीं पे पीक मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? सो देयर आर फोर हाँ. ऑप्शंस. फर्स्ट इज न्यूट्रॉन कैप्चर इन हाइड्रोजन एटम. Second one is decay of 40 potassium. Third one is decay of sodium 23, and fourth one is annihilation radiation. ओके ओके. सो एनी आइडिया है कुछ आंसर का? सर Yes, दैट sir. कंसर्न विद द हाईएस्ट एनर्जी सर, वो वही होगा आंसर. तो जिसमें सबसे ज्यादा डिके पे, जिस तरह डिके में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है वो होगा. ओके, सो न्यूट्रॉन कैप्चर के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है मतलब. ओके. हाँ, तो इसलिए क्योंकि गामा रे को हाई एनर्जी की जरूरत होता है, तो उस तरह का ही आंसर होना चाहिए.
ओके तो जैसे न्यूट्रॉन अभी हमने जो पढ़ा था के कैप्चर, वो हमने इलेक्ट्रॉन कैप्चर पढ़ा था। तो न्यूट्रॉन कैप्चर किस तरीके से होता है, मतलब अगर आपको आइडिया हो तो? न्यूट्रॉन कैप्चर की बात कर रहे हो आप? यस सर, उसके अंदर ऑप्शन न्यूट्रॉन कैप्चर दिया हुआ है। आंसर में जो क्वेश्चन है ना, उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन न्यूट्रॉन कैप्चर है। तो हो सकता है कि न्यूट्रॉन कैप्चर में ही सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती हो। बट सर अभी जो हमने पढ़ा के कैप्चर, तो उसमें तो के शेल का इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। तो क्या उसे तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं हम, तो न्यूट्रॉन कैप्चर हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको, अभी आइडिया नहीं है इसके बारे में। ओके 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 मतलब सर, आपने जो सेशन में जो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे, आप वो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। ओके वी विल ओके लुक सर, इनटू दैट। और आप भी ओके ट्राई ओके करना, बाकी सब लोग भी आंसर फाइंड आउट करने का। ओके ओके सर, ओके ओके ओके। उसके बाद देखो क्या है इसमें। द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेडियो एक्टिविटी, राइट? टाइप्स, सेवरल टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स, अभी क्लियर है राइट? सेवरल टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स आर अवेलेबल फॉर रेडियोमेट्रिक सर्वे, results being conventionally displaced as the number of count of emission over the fixed period of time. ये रेडियो एक्टिव डीके इज ए रैंडम प्रोसेस, ये ध्यान रखना। यहाँ से आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। जो रेडियो एक्टिव डीके वो एक रैंडम प्रोसेस है, उसके अलावा ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास। डिस्ट्रीब्यूशन और कौन से होते हैं बताओ? सर गॉस डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और हाँ पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना रेडियो एक्टिव डीके आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, रैंडम प्रोसेस रहेगा। एंड उसके बाद देखो क्या है इसमें, ये ध्यान रखना स्टैंडर्ड यूनिट गामा रेडिएशन की, जो स्टैंडर्ड यूनिट है आपकी वो कौन सी है? स्टैंडर्ड यूनिट जो रहने वाली है, लेट मी चेक। स्टैंडर्ड यूनिट जो रहने वाली है आपकी रोएंटजन रहेगी। और 1 रोएंटजन कितना है यहाँ पे गिवन है, correspond to the quantity of radiation that would produce 2.083 10 to the power 15 pairs of ions per cubic meter एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक डेफिनेशन है, इसको याद रख लीजिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। और रेडिएशन की जो एनामोली है, रोएंटजन एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसको अपन माइक्रो रोएंटजन में काम में लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में हर एक काउंटर का एकदम बेसिक जो ब्रीफ में आपको आइडिया दिया हुआ है। ओके सो गाइगर काउंटर आपका एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो बीटा डीके है उसको कौन सा काउंटर डिटेक्ट करेगा, इस टाइप से क्वेश्चन है, देखना। गामा काउंटर कौन से रेडिएशन को डिटेक्ट करता है? सो गाइगर और गाइगर मूलर काउंटर कोरेस्पॉन्ड, ये देखो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, प्राइमरी टू द बीटा पार्टिकल्स। गाइगर मूलर काउंटर है वो बेसिकली बीटा पार्टिकल्स है, उनको डिटेक्ट करने के काम आएगा। और उसके बाद में ये पूरा इसका प्रोसेस दिया हुआ है, किस टाइप का इसका प्रोसेस है। हेलो, इज इट, आवाज आ रही है क्या? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? ओके ओके। देखो इसमें क्या है, गाइगर काउंटर और गाइगर मूलर काउंटर बेसिकली यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। गाइगर मूलर काउंटर कैसे बनता है ना, उसकी प्रोसेस दी हुई है। डिटेक्टिंग एलिमेंट जो है उसको सील्ड करोगे आप ग्लास ट्यूब में, और यहाँ से देखो प्रीलिम से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि बीटा पार्टिकल प्राइमरीली डिटेक्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन बन गया कि इनर्ट गैस को अपन काम में लेते हैं वहां पे, राइट? इनर्ट गैस कौन सी आर्गन हो सकती है एट लो प्रेशर प्लस ए ट्रेस ऑफ क्विंचिंग एजेंट। सो आप सबको आइडिया है ना ये कि इनर्ट गैस क्यों काम में ले रहे हैं अपन, और क्विंचिंग एजेंट का क्या काम होता है यहाँ पे? क्लियर है ना ये सब चीजें आपको? हेलो नो सर, हेलो, इज इट क्लियर और नॉट? नो सर, वी डोंट नो। ओके, आप जियो फिजिक्स बैकग्राउंड से हो क्या नेहा? नहीं सर, फिजिक्स से। सो एमएससी में आपने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था क्या, नहीं सर, हमें गाइगर काउंटर के बारे में? नहीं सर, हमें एक्चुअली न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं थी।
तो और जो प्रोफेसर कहाँ थे से किए आप एमएससी? सर आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली में एमएससी में न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं था? सर था, बट जो हमारे प्रोफेसर थे उन्होंने हमें लेजर के साथ थोड़ा करवाया था न्यूक्लियर फिजिक्स। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उन्होंने बेसिक, मतलब जैसे जो काउंटर्स होते हैं वगैरह, वो सब टॉपिक हमें नहीं करवाए थे। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप एक बार ट्राई करना, गूगल पे सर्च करना, आपको एक सिंपल सा आंसर मिलेगा इसका कि जो इनर्ट गैस है वो काम में क्यों लेते हैं और क्विंचिंग एजेंट का क्या काम होता है ना, ये आपको इसमें भी मिल जाएगा। टेलफोर्ड की बुक में डिटेल में गिवन है इसका आंसर। सो अगर नहीं समझ में आता है तो अपन डिस्कस करेंगे इसको वापस। सो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, एक तो इनर्ट गैस वाला क्वेश्चन बनेगा, एक क्विंचिंग एजेंट का क्वेश्चन बनेगा। इनर्ट गैस कौन सी काम में ले रहे हैं ये क्वेश्चन बनेगा, क्विंचिंग एजेंट कौन सा काम में लेते हो आप, वाटर काम में लेते हो, वाटर वेपर, अल्कोहल काम में लेते हो, देन मीथेन काम में लेते हो। और ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि शेप जो है ट्यूब की वो कैसी है, सिलेंड्रिकल कैथोड सिलेंड्रिकल है, तो यहाँ से ये आप थोड़ा सा देखना कि इसके ये जो सिलेंड्रिकल शेप है वही क्यों काम में लेते हैं। ये तो रीजन हो गया, प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो गए। देखो इसी एक टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन गए। गाइगर मूलर काउंटर कौन से पार्टिकल को डिटेक्ट करता है, इनर्ट गैस क्यों काम में लेते हैं, कौन सी इनर्ट गैस काम में लेते हैं, क्विंचिंग एजेंट क्यों काम में लेते हैं, कौन सा क्विंचिंग एजेंट काम में लेते हैं, और शेप कैसी होती है ट्यूब की, सिलेंड्रिकल शेप है और सिलेंड्रिकल शेप क्यों है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ओके, सराउंड ए थिन एक्सियल एनोड एंड पावर सोर्स मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेवरल हंड्रेड, या कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, ये आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। Then incoming beta particles ionize the gas and positive ions and electrons formed are accelerated toward the electron। ये वो प्रोसेस दिया हुआ है आपको पूरा, एक बार इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। समझ में नहीं आया देन विल टॉक अबाउट दैट। आयनाइज मोर, ये देखो यहाँ पे इसका रीजन दिया हुआ है, क्विंचिंग एजेंट क्यों काम में ले रहे थे। क्विंचिंग एजेंट सप्रेस कर देगा द सेकेंडरी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग फ्रॉम द बॉम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड बाई पॉजिटिव आयंस। तो एक बार इसको देख लेना थोड़ा सा। काम जो गाइगर मूलर काउंटर है वो चीप है, इजी टू यूज है। हाउएवर सिंस इट ओनली रेस्पॉन्ड टू बीटा पार्टिकल, का जो यूज है वो लिमिटेड है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके गाइगर मूलर काउंटर पे, ये क्लियर हुआ क्या? नेहा आप ये जो पूरा ये जो है ना पैराग्राफ उसको एक बार पढ़ना तो आपको एक आइडिया लगेगा। ओके, यस सर। बाकी सब लोग भी ट्राई करना इस पूरे को पढ़ने का। पूरा प्रोसेस आपको गिवन है, कैसे एक बीटा पार्टिकल जब गाइगर मोलर ट्यूब में जाता है, राइट, तो किस तरह से अपनी एनर्जी को लूज करता है। जो आपका जो नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, उसके साथ क्या प्रोसेस होती है, राइट। सेकेंडरी इमिशंस होता है, उसको रोकना क्यों जरूरी है, राइट, क्योंकि अपने को काउंट्रेट का क्या प्रोसेस है इसके अंदर। ओके, सो दीज थिंग्स विल बी कवर्ड। उसके बाद सिंटिलेशन काउंटर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपने आप सबसे ज्यादा काम में लोगे जब आप जियोफिजिसिस्ट बन जाओगे। द सिंटिलेशन काउंटर या फिर सिंटिलेटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द गामा रेडिएशन बेस्ड ऑन द फेनोमेना दैट सर्टेन सब्सटेंसेस सच एज थेलियम ट्रीटेड सोडियम आयोडाइड, राइट। थेलियम सोडियम आयोडाइड रहेगा, उसको आपने थेलियम के साथ में ट्रीट कुछ किया है, एंड देन लिथियम ड्रिफ्टेड जर्मेनियम कन्वर्ट गामा रे टू लाइट। तो इसको सिंटिलेट करते हैं, ऐसा कुछ है, देखना थोड़ा क्या है इसके अंदर। फोटोन्स ऑफ लाइट इम्पिंगिंग अपॉन ए सेमी ट्रांसपेरेंट कैथोड। तो ये एक बार आप लोग देख लेना, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे देखो सिंटिलेशन काउंटर मोर एक्सपेंसिव है देन गाइगर काउंटर, बट ऑलमोस्ट ये ध्यान रखना 100% एफिशिएंट है गामा रेज के लिए। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है गामा रेज को डिटेक्ट करना है तो सिंटिलेशन काउंटर काम में लोगे, बीटा पार्टिकल को डिटेक्ट करना है देन गाइगर मूलर काउंटर काम में लोगे, एंड देन उसके बाद गामा रेज स्पेक्ट्रोमीटर। हेलो, हाँ सर, मैं पूछ रही थी कि मतलब जैसे अपन ये काउंटर यूज करते हैं तो इसमें तो अपन ये डिटेक्ट करते हैं ना कि अल्फा या बीटा डी क्या हो रहा है या गामा डी क्या हो रहा है। तो फिर जैसे ये जी एटम का कैसे पता लगाएंगे कि ये यूरेनियम से हो रहा है या थोरियम से हो रहा है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। उसका पता करने के लिए अपन गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर काम में लेंगे। अभी देखो उसी पे आ रहे हैं अपन, राइट। ओके ओके ओके, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। उसके बाद देखो क्या है, गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर क्यों काम में ले रहे हैं, ताकि अपने को पता चले कि कौन सा पार्टिकल अपन ने डिटेक्ट किया। रेडिएशन तो डिटेक्ट कर लिया अपन ने,
अब ये पता करना है कि ये यूरेनियम था, थोरियम था, पोटेशियम था, वो कैसे पता चलेगा? देखो, द गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सिंटिलेशन काउंटर। जो सिंटिलेशन काउंटर था उसी के अंदर थोड़ा सा एक्सटेंड करके अपन ने गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर बनाया। वो क्या करेगा? देखो, दैट एनेबल्स द सोर्स एलिमेंट टू बी आइडेंटिफाइड। आकांक्षा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ से समझ में आ रही है क्या यस आपको सर। चीजें कि कौन सा सोर्स है वो कैसे पता चलेगा आपको? गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर विल टेल यू अबाउट द सोर्स। कैसे पॉसिबल है? देखो, दिस इज पॉसिबल। जो भी अपन ने ग्राफ डिस्कस किया था ना, गामा एनर्जी के बीच में और काउंट रेट के बीच में जो पीक्स आ रही थी, वहां से अपन डिटेक्ट कर पाएंगे चीजों को। दिस इज पॉसिबल एज द स्पेक्ट्रा ऑफ गामा रेज। जो आपका गामा रे का स्पेक्ट्रा बन रहा है, किस किस से? पोटेशियम से, थोरियम से एंड यूरेनियम से। कंटेन पीक्स कंटेन कर रहे हैं वो, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, विच रिप्रेजेंट स्टेजेस इन द डीके सीरीज। Since the higher the frequency of gamma radiation, higher its contained energy. It's right, समझ में आ रही है ना चीजें? गामा रेज की एनर्जी जितनी ज्यादा है उतनी ही ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है। एंड देन गामा रेज स्पेक्ट्रोमीटर से अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कि वेदर इट इज पोटेशियम, थोरियम और यूरेनियम। तो अगर आपको सोर्स को आइडेंटिफाई करना है देन यू विल यूज द गामा रेज स्पेक्ट्रोमीटर। हाँ आकांक्षा, पूछिए। सर मैं क्या बोल रही हूँ, इससे तो वो पहले वाला नेहा वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि एनर्जी कम ज्यादा है। बताइए क्या क्लियर हुआ आपको, क्या माइंड में आया? क्योंकि सर जैसे मतलब गामा रे जैसे जो निकलेगी ना एनर्जी रिलीज होने वाली ना, तो वो मतलब एनर्जी जिस रेंज में होगी उस हिसाब से की। पोटेशियम है तो जैसे उसमें जो एनर्जी हाँ है तो उसका हाँ, उसकी एनर्जी पहले है, जैसे शायद 1 से 2 रेंज थी, उसके बाद है ना। वो एनर्जी वाला क्लियर था। मुझे क्वेश्चन ये था कि जैसे पोटेशियम की पीक ज्यादा ऊपर है, फिर उसके बाद यूरेनियम की है, फिर थोरियम की है, सॉरी थोरियम की पहले फिर यूरेनियम की है, तो ऐसा क्यों है? तो उसमें शायद वो जो नंबर ऑफ काउंट्स दिए हुए हैं वो पोटेशियम के लिए ज्यादा होते हैं, फिर थोरियम के लिए उससे कम होते हैं, और फिर यूरेनियम के लिए उससे कम होते हैं। तो इसका रीजन अबेंडेंस हो सकता है, बट देखेंगे और इसका रीजन और भी कुछ हो तो। हाँ, अभी हम आगे आगे चलेंगे देन कुछ कुछ मिलेगा अपने को, राइट? ओके, सो सेशन आपको अच्छा लग रहा है ना? इंटरेक्टिव सेशन है ना? यस सर। यस सर। ओके, बताइए अभी तक जो अपन ने क्लासेस ली, जो ग्रेविटी मेथड, मैग्नेटिक मेथड डिटेल में कवर किया, उसमें सिर्फ मैं ही बोल रहा था पूरी क्लास के अंदर, तो वो वाला ज्यादा बेटर था? या फिर आज जो अपन एक साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, आप लोग भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो और थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हो, वो ज्यादा बेटर है? या फिर एक क्लास में पूरा ग्रेविटी मेथड करवाना वो ज्यादा बेटर था? आप लोगों ने पिछली क्लासेस अटेंड की थी क्या? यस सर। यस सर। सो विच वन इज मोर बेटर? सो दिस वन। दिस ओके ओके, सो विल कंटिन्यू दैट। उसके बाद देखो क्या है इसके अंदर। हायर इज कंटेंट एनर्जी, इट इज कस्टमरी टू एक्सप्रेस द स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद देखो इसमें कहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा। ओके, ये आपको एक डायग्राम फिगर दिया हुआ है 10.3 रेडियोमेट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रोफाइल। इसको आप एक बार देखिएगा क्या है इसके अंदर। ये कुछ जियो फिजिक्स से रिलेटेड है। कि इसको आप लोग एक बार देखिएगा क्या है इसके अंदर। यहाँ से देखो, अपना जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना हुआ है वो क्वेश्चन यहाँ से है। ये आपको दिख रहा है 1.76, 2.62 एंड 1.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूरेनियम के लिए, थोरियम के लिए एंड पोटेशियम के लिए। देखो यहाँ से आपको पता चलेगा द गामा रे स्पेक्ट्रा ऑफ यूरेनियम 238, थोरियम 232 एंड पोटेशियम 40, and it is apparent that measurements at 1.76, 2.62 and 1.46 mega electron volt respectively provide a discrimination of the source. ये समझ में आया आपको? जो यूरेनियम की जो पीक मिलेगी वो आपको किस एनर्जी रीजन में मिलेगी? 1.76 पे। थोरियम की जो पीक मिलेगी आपको 232 की पीक, वो मिलेगी 262 MeV के ऊपर, और जो पोटेशियम की पीक मिलेगी वो मिलेगी आपको 146 MeV पे। इज इट क्लियर? यहाँ से आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा, मेंस का 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। यस और नो प्लीज? यस सर। यस सर। एनी डाउट सो फार? यू कैन आस्क। नो डाउट? ओके, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद पल्स हाइट एनालाइजर बोलते हैं इसको, ये देख लेना थोड़ा सा। इंटेंसिटी ऑफ सिंटिलेशन पल्सेस इज अप्रोक्सीमेटली। ओके ओके, यहाँ से शायद नेहा आपका आंसर आपको यहाँ से मिल जाए शायद। देखना, द इंटेंसिटी ऑफ सिंटिलेशन पल्सेस इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल गामा रे एनर्जी। देखना इसको एक बार क्या है इसमें।
Then gamma ray spectrometer for airborne use are often calibrated by फ्लाइंग ओवर एन एरिया। गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर से आप कैसे करोगे? एयरबोर्न सर्वे बेसिकली अपन करेंगे, क्योंकि अपन गामा रे मेजर कर रहे हैं, फ्लाइंग ओवर एन एरिया के ऊपर फ्लाइंग करेंगे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप कंसंट्रेशंस, और by positioning the aircraft on a concrete slab fabricated with a known proportion of radioisotope. The actual concentration of uranium-238, thorium-232 and potassium in the field can be stimulated from the ground from the survey data. So इसमें इतना important कुछ नहीं है, जो main important चीज थी वो यहाँ से है, पल्स हाइट एनालाइजर है, और ये जो आपका जो टर्मिनोलॉजी यहाँ से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा। ओके, सो इसको आप लोग देख लीजिएगा। रेडोन इमेनोमीटर, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स का। देखो क्या क्वेश्चन होता है, रेडोन इज द ओनली गैसियस रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एक तो प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन हो गया कि जो रेडोन है वो ओनली गैसियस एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो गैसियस फॉर्म में है वो सिर्फ रेडोन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ये आपके नोबल गैस है। उसके अलावा देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, ये देखो यहाँ से है, इट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम 238 डीके सीरीज। जो अभी अपन ने पीछे बात की थी कि यूरेनियम 238 जो डीके सीरीज है उसकी, जब वो डीके होगा इवेंचुअली, जब वो लेड में जाएगा, तो बेसिकली वहां पे आपको बीच में कहीं पे आपको ये मिलेगा, रेडोन गैस मिलेगा। जब वो डीके होगा तो उसकी जो हाफ लाइफ है वो 3.8 डेज है। एंड ये क्वेश्चन बनता है, देखो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये यहाँ से बनेगा आपका। द प्रेजेंस ऑफ रेडोन 222 at the surface is often an indication of buried uranium concentration. अगर आपको कहीं पे भी रेडोन की कंसंट्रेशन ज्यादा मिलती है, दैट मींस आरएन की कंसंट्रेशन ज्यादा मिलती है, दैट मींस वहां पे जो नीचे कौन ब्यूरिड होगा, यूरेनियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो प्लीज? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ ना? ये क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स का कि अगर रेडोन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो नीचे कौन सा एलिमेंट है। 4 ऑप्शन रहेंगे, पोटेशियम, थोरियम, यूरेनियम, इस टाइप के। तो कर दोगे ना इस टाइप का क्वेश्चन? सर एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। सर वो जो 1.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम का जो ये था सीरीज था सर, इसमें मतलब कि हम लोग रीड कैसे करते हैं एयरबोर्न सर्वे में, जब मतलब कि हेलीकॉप्टर से या फिर किस तरह से उड़ के जाते हैं ड्रोन से, और उसमें जी। मतलब कोई डिटेक्टर से मतलब ये डिटेक्ट करते हैं कि इतना रेडिएशन हम नाप पा रहे हैं कि नहीं नाप पा रहे हैं, या फिर क्या, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जी जी, अच्छा क्वेश्चन पूछा। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, राइट? कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स लगे होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं, जो आपका काम है फील्ड पे जाइए और काउंट रेट डिटेक्ट कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद का जो सारा काम है वो कंप्यूटर्स का है। कंप्यूटर वहां से डाटा कलेक्ट करेगा, राइट? उन डाटा के साथ कुछ आप लोगों के सिलेबस में वो भी है ना, फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कन्वोल्यूशन, क्रॉस कन्वोल्यूशन, ऑटो कन्वोल्यूशन, सैम्पलिंग, ये सब चीजें है ना, पता है ना टॉपिक? यस सर। ये सारी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक्स है। इन सबको यूज करके फिर अपन पता करेंगे, हाँ ये जो काउंट रेट आया वो इस एनर्जी पे था, ये काउंट रेट इस एनर्जी पे था। इज इट क्लियर अरावली? हाँ सर। ओके, एनी अदर डाउट एनीवन? सर ये थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे अपन कंडेंस मैटर फिजिक्स में अक्सर से मटेरियल फाइंड आउट करते हैं कि किस टाइप की स्ट्रक्चर है, वैसा वैसा कर रहे हैं। राइट, उससे आप उसको रिलेट कर सकते हो, राइट? गुड। उसके बाद देखो क्या है इसमें, द रेडोन इमेनोमीटर सैंपल्स एयर ड्रोन फ्रॉम ए सैलो ड्रिल। इसको रहने दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके आगे चलिए आप। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, राइट? उसके बाद है फील्ड पे सर्वे कैसे करते हैं अपन। सो देखो ये क्या, ग्राउंड जो आपका गाइगर काउंटर है वो बेसिकली बीटा रे को डिटेक्ट करेगा, और बीटा रे जो है वो एयर में तो उसका एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो बेसिकली कहाँ तक लिमिट होगी उसकी, ग्राउंड सर्वे तक ही उसकी लिमिट हो गई, राइट? उसके बाद क्या है कि काउंट रेट आर नोटेड एंड देयर सिग्निफिकेंस असेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम। ये जो बैकग्राउंड का जो इफेक्ट आ रहा है वो किस किस की वजह से आ रहा है? पोटेशियम कंटेंट ऑफ द लोकल रॉक्स। जो लोकल रॉक है उसमें पोटेशियम का कंटेंट है, उसकी वजह से कुछ बैकग्राउंड में भी कुछ इफेक्ट आएगा। उस बैकग्राउंड इफेक्ट को अपन रिमूव करेंगे, उसके बाद में डाटा कलेक्ट करेंगे। देन न्यूक्लियर फॉल आउट एंड कॉस्मिक रेडिएशन। तो ये 3 रीजंस है बेसिकली इसके। पोटेशियम कंटेंट हो सकता है, न्यूक्लियर कुछ फॉल आउट हुआ होगा वहां पे, या फिर कोई कॉस्मिक रेडिएशन ज्यादा होगी वहां पे, कॉस्मिक रेडिएशंस की वजह से कुछ बैकग्राउंड में इफेक्ट आ जाएगा, राइट?
an appreciable anomaly would usually be in excess 3 times. Okay, इसको छोड़िए आप. देन उसके बाद scintillation काउंटर है, उसको अपन ग्राउंड सर्वे में भी काम में ले सकते हैं. ओके, एंड देन उसको अपन एयरबोर्न सर्वे में भी काम में ले सकते हैं, राइट. देन उसके बाद देखो क्या है इसमें. द रेडियोमेट्रिक सर्वे is carried out from the air employing larger scintillation sensor than in ground instrument with a consequent increase in measurement sensitivity. Instruments are interfaced with strip recorder. ये इतना काम का नहीं है अपना, you can skip that part. उसके बाद देखो क्या है. ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ रेडियोमेट्रिक सर्वे. सो इसमें देख लो अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो. ग्राउंड मैग्नेटिक गामा रे प्रोफाइल अक्रॉस ए जोन. ओके, ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना इसको कि कौन से इंपॉर्टेंट जो इसके एग्जांपल्स है. ओके, सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये आपको क्लियर हुआ क्या रेडियोमेट्रिक सर्वे कैसे करते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स काम में लेने हैं और आपके प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो प्लीज. यस सर. यस सर. ओके, सो आप इसको रीड करना दोबारा, टेलफोर्ड की बुक से भी रीड कर सकते हो. ओके 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 हेलो जितेश सर. यस सर. कुछ बोलना चाहते हो सर? सो कंटिन्यू सर. आप बुक से पढ़ाते हो क्या यहाँ पे? हाँ सर, बुक से कंटिन्यू करते हैं सर. अच्छा 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 अच्छा, सही है ठीक है सर. ओके, सो आई एम स्टॉपिंग दिस. ओके, एनीवन अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. सर ये कौन सी बुक थी जिससे अभी हमने रीड किया? कैरी ब्रुक बुक है. आप